नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़ दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का अपने सीरीज़ में ऑल सब्जेक्ट रिवीजन थ्रू PYQ MCQs। वर्ल्ड जोग्राफी का चैप्टर 3 मून एंड एस्ट्रॉइड्स करेंगे आज कंप्लीट और 12 MCQs होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द मैन फर्स्ट लैंड ऑन द मून। इसको करते हैं ब्लैंक स्क्रीन। देखिए, यूएसए के द्वारा एक स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाता है मून के लिए। उस स्पेसक्राफ्ट का नाम होता है हमारा अपोलो 11। ये मून पर लैंड करता है 1969 में। जिस एरिया पर अपोलो 11 लॉन्च करता है उसको हम सी ऑफ ट्रांस क्वालिटी कहते हैं। सी ऑफ ट्रांस क्वालिटी। अपोलो 11 में 3 व्यक्ति थे जिन्होंने मून पर कदम रखा। पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सेकंड एडविन एल्ड्रिन, तीसरे माइकल कॉलिन। ठीक, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पहले व्यक्ति कौन से थे जो मून पर कदम रखा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सेकंड एडविन एल्ड्रिन, तीसरे माइकल कॉलिन। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि यूएसए के द्वारा पहला स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया था मून के लिए, कौन सा था, मतलब सक्सेसफुली कौन सा गया था, अपोलो 11। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है सी ऑफ ट्रांस क्वालिटी क्या है, तो याद रखिएगा मून पे वाला एरिया जहाँ पर अपोलो 11 लैंड हुआ था, या दूसरी तरीके से बोलें तो ऐसा एरिया जहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स ने कदम रखा था। तो ध्यान रखिएगा ये 1969। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। व्हेन डिड द मैन फर्स्ट लैंड ऑन द मून। 1953 नहीं, 1963 नहीं, 1971 नहीं। तो आंसर क्या है इसका, 1969। 1969। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द सी ऑफ ट्रांस क्वालिटी लाइज ऑन, अभी मैंने बताया था मून के जिस एरिया पे अपोलो 11 लैंड हुआ था उसको बोलते हैं हम सी ऑफ ट्रांस क्वालिटी। तो आंसर क्या हो गया, 2 का डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ द कोड गिवन बिलो। Assertion A, only one side of the moon surface is visible from the earth. Reason, the period of the rotation of the moon on its axis is equal to the period of its revolution around the earth. इसको समझते हैं हम अपने ब्लैंक स्केच से। देखिए, ये है हमारा अर्थ, ये है मून। मून अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ हमारे अर्थ के चक्कर काट रहा है, अर्थ का रिवॉल्व कर रहा है। अब जो पीरियड ऑफ रोटेशन, जो मून का रोटेशन का पीरियड और रेवोल्यूशन का पीरियड वो सेम है, लगभग 27 डेज। इसलिए हमें ओनली एक ही सरफेस दिखता है, ठीक है, हमें एक ही सरफेस दिखता है। ये अपनी एक्सिस पर रोटेट करेगा और रिवॉल्व भी एक ही टाइम पे करेगा, दोनों का टाइम पीरियड सेम है। तो इसलिए हमें ओनली मून का एक ही सरफेस दिखाई देता है। कितना परसेंट दिखता है, ध्यान रखिएगा, 59%। अर्थ से मून का 59% एरिया ही दिखता है, ठीक है। बचा हुआ कितना, 41% हम नहीं देख पाते। 41% हम देख पाते हैं, सॉरी 59% हम देख पाते हैं और 41% नहीं देख पाते। तो इसके हिसाब से दोनों करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड का ए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ऑन द सर्फेस ऑफ द मून टू पर्सन्स कैन नॉट लिसन टू ईच अदर एज। इसको हम करते हैं ब्लैंक स्क्रीन से, खुल जाओ। देखिए, जो क्वेश्चन था वो पूछा गया था साउंड वेव की प्रोपोगेशन के ऊपर, ठीक है। देखिए, जो साउंड वेव्स होती हैं वो प्रोपोगेट करने के लिए उनको मीडियम की आवश्यकता होती है। मतलब साउंड वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। मीडियम सॉलिड होता है, लिक्विड है और एक है गैस। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि साउंड वेव्स की या साउंड की स्पीड मैक्सिमम किस में होती है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। तो ध्यान रखिएगा सॉलिड में। क्यों, क्योंकि जो सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। बहुत ज़्यादा क्लोज होने के कारण जो साउंड वेव्स होती है वो जल्दी प्रोपोगेट करती हैं, जल्दी से मूव करती हैं। लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं दूर दूर होते हैं, इसलिए उनकी स्पीड कम होती है साउंड की। गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, इसलिए साउंड वेव्स की स्पीड कम होती है गैस में। तो याद रखिएगा सबसे मैक्सिमम स्पीड किस में होती है, सॉलिड में, फिर उसके बाद लिक्विड में, फिर उसके बाद
गैस में। अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है, क्या वैक्यूम के अंदर साउंड प्रोपोगेट कर सकती है, साउंड मूव कर सकती है? तो आंसर है नहीं। वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम का मतलब होता है कि एब्सेंस ऑफ गैस, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर गैस वैस नहीं है, उसको बोलते हैं वैक्यूम। ठीक, ये था हमारा कंसेप्ट। अब आता है मून के ऊपर। मून है ये, मून में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, नो एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर नहीं है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि गैस नहीं है। गैस क्या है? एब्सेंस है। अगर गैस की एब्सेंस है तो मतलब वो क्या है? वैक्यूम है ना? वैक्यूम है। गैस हमारी मीडियम थी, गैस है ही नहीं, मीडियम है नहीं, मतलब वैक्यूम है। वैक्यूम है तो मतलब साउंड वेव्स हैं, जो हमारी साउंड वेव्स हैं वो प्रोपोगेट नहीं करेंगी, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगी नहीं। क्यों? क्योंकि गैस नहीं है। ठीक है, मीडियम नहीं है प्रोपोगेट करने के लिए। तो फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑन द सर्फेस ऑफ द मून 2% कैन नॉट लिसन टू ईच अदर एज देयर ईयर्स स्टॉप वर्किंग एट द मून। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बी, देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून। बिल्कुल सही है। अभी मैंने बताया था मून के पास एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर नहीं है तो मतलब गैसेस नहीं है, इसलिए साउंड वेव्स प्रोपोगेट नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ मीडियम। मीडियम नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 4, फिफ्थ, व्हेन डज द लूनार इक्लिप्स टेक प्लेस? ओके, सबसे पहले हम ये समझते हैं इक्लिप्स है क्या। ब्लैंक स्क्रीन। ये देखिए, इक्लिप्स, अगर आपको मैं सिंपल सी भाषा में बताऊँ, इक्लिप्स का मतलब होता है छाया। सिंपल सी बात है, इक्लिप्स का मतलब होता है छाया। ये दो तरह की होती हैं, एक होती है लूनार, एक होती है सोलर। लूनार का मतलब होता है मून। ठीक, अगर मैं ये बोलूँ लूनार इक्लिप्स तो मतलब मून पर छाया। लूनार इक्लिप्स का मतलब क्या हुआ? मून पर छाया। अब बताओ मून पर छाया कब पड़ेगी? जब मून के आगे कुछ आएगा, हाँ है ना? जैसे दीवार है, ठीक है, दीवार के आगे कोई व्यक्ति खड़े हो जाए और व्यक्ति के आगे कोई रोशनी फेंकी जाए, तो रोशनी जैसे ही उस व्यक्ति की पड़ेगी, व्यक्ति पे पड़ेगी, उस व्यक्ति की छाया दीवार पे पड़ेगी। ठीक है, ये होगी छाया का कंसेप्ट। अब देखो, ये है सन, मतलब ये है टॉर्च, लाइट, लाइट का सोर्स। ठीक, ये है मून, मतलब दीवार। और इस दीवार पे मतलब मून पर छाया कब पड़ेगी? जब इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? वो होगा अर्थ, है ना? इक्लिप्स का मतलब क्या होता है? छाया पड़ना। छाया कब पड़ेगी? जब मून के आगे कोई आएगा, है ना, उसके सामने कोई खड़ा होगा, जब भी तो छाया पड़ेगी। तो यहाँ से आती है रोशनी और ये पड़ती है यहाँ की छाया। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं लूनार इक्लिप्स। कब होता है पूछा जाता है? फुल मून या न्यू मून? तो ये है हमारा फुल मून। ठीक, कौन सा फेज में होता है? फुल मून में। फिर से समझो, लूनार इक्लिप्स कब पड़ता है? जब हमारा अर्थ बीच में होता है सन और मून के। ठीक है, अब आता है सोलर इक्लिप्स। सोलर मतलब अर्थ, यहाँ पर अर्थ समझ लो, है ना? अर्थ मतलब अर्थ पर छाया, अर्थ पर छाया। छाया किसकी आएगी? मून की। यह है सन। कौन? सन तो कांस्टेंट है, वैसे कांस्टेंट नहीं है, वो भी गैलेक्सी का रिवॉल्व करता है, लेकिन मान लो कि अर्थ के रिस्पेक्ट में तो कांस्टेंट रहता है ना। यह है सन, ये आ गया अर्थ। अर्थ पर छाया, किसकी छाया? मून की छाया। या ये मून, ये लाइट फेंकेगा और ये छाँव पड़ेगी किसकी? मून की। किस पे? अर्थ पे। तो सोलर इक्लिप्स क्या होता है? सोलर इक्लिप्स अकर कब होता है? जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाए। सन और अर्थ के बीच में मून आ जाए तो उसको बोलते हैं सोलर इक्लिप्स। कब होता है ये होता है न्यू मून के दिन। ध्यान रखिएगा, न्यू मून। न्यू मून को याद करने का तरीका, मून के ऊपर सनलाइट पड़ती है तो वह नया हो जाता है, चमक जाता है, पावर ले लेता है अपनी, है ना? तो ऐसे समझ सकते हो। तो समझ में आ गया लूना इक्लिप्स क्या होता है? जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाए उसको बोलते हैं लूना इक्लिप्स। और सोलर इक्लिप्स जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाए उसको बोलते हैं सोलर इक्लिप्स। ओके सर जी, तो क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, व्हेन डज द लूना इक्लिप्स टेक प्लेस? व्हेन द मून कम बिटवीन द सन एंड अर्थ। नहीं, मैंने भी बताया था लूना मतलब मून, मून पर छाया, मून पर छाया। मून पर छाया कब पड़ेगी? जब अर्थ बीच में आएगा सन और मून के। वैन द अर्थ कम बिटवीन द सन एंड मून। बिल्कुल सही है, फिफ्थ का बी। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, इन विच सिचुएशन लूना इक्लिप्स अकर्स? लूना इक्लिप्स कब होगा? अभी मैंने बताया था फुल मून। कब होगा? फुल मून क्या? न्यू मून पे कौन सा होगा? सोलर इक्लिप्स पे, है ना?
सोलर इक्लिप्स पे और फुल मून लूनर इक्लिप्स। क्वेश्चन नंबर 7th, चूज द ऑड वन। मार्स, मर्क्यूरी, मून एंड अर्थ। देखिए मार्स प्लैनेट है, मर्क्यूरी प्लैनेट है, अर्थ भी प्लैनेट है। मून क्या है? मून हमारा है नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट, सैटेलाइट से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे बड़ा मून कौन सा है, मतलब सबसे बड़ी सैटेलाइट कौन सी है? तो वो है गैनीमेड, GANYMEDE। कौन से प्लैनेट की सैटेलाइट है? ये आएगा जुपिटर की। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे स्मॉलेस्ट सैटेलाइट कौन सी है, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट मून कौन सा है? तो वो आएगा देमोस। क्या है? देमोस। कौन से प्लैनेट की है? कौन से प्लैनेट का भाई? वो है मार्स। मार्स के पास दो सैटेलाइट्स हैं, एक देमोस एक पेगोस। मैंने ये प्लैनेट्स वाले उसमें भी करार के रखा हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8th द मैच द फॉलोइंग। कोड्स मैंने लिखे नहीं है क्योंकि कोड को टाइपिंग करने में लगता है समय, और आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं हो, लाइक करते नहीं हो, कमेंट करते नहीं हो। ठीक है, तो मैंने ओनली मतलब कोड्स नहीं लिखे, वो कर दिया। ठीक है भाई। प्लैनेट्स, मून, यूरेनस, मारिनर और हेले। तो यूरेनस हमारा प्लैनेट है। अच्छा, यूरेनस के बारे में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? पहला क्वेश्चन 50 करोड़ के लिए है ना। पहला कौन सा प्लैनेट है जिसको टेलीस्कोप से डिस्कवर किया गया था? फिर समझो, क्वेश्चन आता है आपके लिए 50 लाख के लिए। पहला कौन सा प्लैनेट है जिसको टेलीस्कोप से डिस्कवर किया गया था? वो है यूरेनस, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन, ऐसे कौन से 2 प्लैनेट हैं जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं? ऐसे कौन से 2 प्लैनेट हैं जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं? तो वो कौन से हैं? यू और वी, यूरेनस, वी फॉर वीनस। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूरेनस से रिलेटेड। तो प्लैनेट यूरेनस, सैटेलाइट मून, तो पता होगा, कॉमेट हेले है, और आर्टिफिशियल स्पेसक्राफ्ट मैरिनर है। देखो जो मैरिनर है वो फेमस है, क्यों मैरिनर वो पहला स्पेसक्राफ्ट के लिए था। स्पेसक्राफ्ट था किसके लिए? मार्स के लिए। मतलब मार्स के लिए सबसे पहला जो स्पेसक्राफ्ट भेजा गया था, लॉन्च किया गया था, वो हमारा मैरिनर ही था, तो इसलिए मार्स। ओके, कोड होता तो आप लोग कर लेते। क्वेश्चन नंबर 9th, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज टेकन अवे फ्रॉम द अर्थ टू मून, इट्स वेट इंक्रीज, इट्स वेट डिक्रीज, देयर इज नो चेंज इन इट्स वेट, इट बिकम टोटली वेटलेस। ओके, इसको हम करते हैं अपनी ब्लैंक स्क्रीन। खुल जा सिम, खुल गई। देखो ये है हमारा अर्थ। अर्थ पर ग्रेविटी है ये, ठीक, अर्थ पर कितनी ग्रेविटी? ये। मून है, मून पर ग्रेविटी कितनी होगी? जितनी अर्थ के पास ग्रेविटी है उसकी 6वां हिस्सा होगा। समझो, जितनी ग्रेविटी अर्थ के पास है, मून के पास उसका 6वां हिस्सा है, 1/6 है। ठीक, अब देखो वेट की बात करते हैं, तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है? mg। ठीक, वेट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट m और g। दो मास को छोड़ दो, क्योंकि मास तो कांस्टेंट हो रहता है, कहीं पे भी चले जाओ, मास नेवर बी डिस्ट्रॉय, कैन नॉट बी क्रिएटेड, पढ़ रखा होगा आपने। अब आता है जी का। जी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है अर्थ पे जी और ग्रेविटी, और मून पे अर्थ की 1/6 है। अब देखिए यहाँ पर वेट है, मान के चलो 60 रुपये लिख दिया यार, कोई बात नहीं, 60 kg है मेरा वेट, अर्थ पे 60 kg है, और जैसे मैं मून पे जाऊँगा तो मेरा वेट 6 से डिवाइड हो जाएगा। मेरा वेट 60 से, मतलब मेरा वेट 6 से डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड हो जाएगा तो कितने? 10 kg का रह जाऊँगा। फिर से समझते हैं, मेरा वेट अर्थ पे 60 kg है, लेकिन जैसे मैं मून पे जाऊँगा तो मेरा वेट है, जितना टोटल वेट है उसको 6 से डिवाइड कर दिया जाएगा, तो मेरा टोटल वेट कितना हो जाएगा? 6 kg। ठीक, तो मतलब जैसे आप अर्थ से मून पे जाओगे तो आपका वेट डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? कारण ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, कारण क्या है? ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि ग्रेविटी मून पे हाँ मतलब 1/6 टाइम है ऑफ अर्थ। तो देखिए इट वेट इंक्रीज, नहीं मैंने बताया था वेट क्या होगा? डिक्रीज होगा, तो 9th का बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 10th, अ ग्रुप ऑफ द स्मॉल पीस ऑफ द रॉक्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ द मार्स एंड जुपिटर्स आर कॉल्ड। ओके, हम आपको ले चलते हैं स्क्रीन पर। देखिए ये है हमारा सन, कहाँ गया?
ये है हमारा सन, ठीक। सन के बाद कौन सा प्लैनेट आता है, मरकुरी, फिर उसके बाद वीनस, फिर उसके बाद अर्थ, फिर उसके बाद मार्स। मार्स के बाद यहाँ पर एक बेल्ट है जिसको बोलते हैं हम एस्ट्रॉयड बेल्ट, जिसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉयड बेल्ट। ये एस्ट्रॉयड बेल्ट आ गई, यहाँ पर एस्ट्रॉयड्स होंगे। फिर उसके बाद जुपिटर, फिर उसका सन, SUN, मतलब जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, ठीक। अब नेपट्यून के बाद आता है कुपलर बेल्ट, या ओल्ट क्लाउड भी कहते हैं, है ना, कुपलर बेल्ट कहते हैं, या फिर ओल्ट क्लाउड, OORT, ओल्ट क्लाउड। यहाँ पर हमारे कॉमेट्स होते हैं, कॉमेट, फॉमेट, मेटोर, मेटोइड्स, सारे यहाँ पर होते हैं, तो ध्यान रखना। तो एस्ट्रॉयड्स कहाँ पाए जाते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में, ठीक। ये वाले जो 4 प्लैनेट्स होते हैं, सन और एस्ट्रॉयड बेल्ट के बीच में जो प्लैनेट्स होते हैं, इसको हम इनर प्लैनेट्स या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहते हैं। और एस्ट्रॉयड बेल्ट के जो पीछे वाले जो होते हैं, मतलब ये वाले जुपिटर और सन, ठीक है, इनको हम बोलते हैं आउटर प्लैनेट्स या फिर जुविन प्लैनेट भी कहते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं मेट्रॉइड की। देखो मैटी, ये थोड़ा ध्यान से समझना, मेट्रॉइड, मेट्रॉइड, मेट्योर और मैटी, OITE, ये है ना मेट्रॉइड्स। देखिए ये है हमारा अर्थ और ये हमारा एटमॉस्फेयर, ये क्या है, एटमॉस्फेयर, ये है हमारा अर्थ, ये है एटमॉस्फेयर। देखिए मेट्रॉइड क्या होता है, मेट्रॉइड एक कोई भी रॉकी सब्सटेंस होगा, पत्थर होगा, सिंपल सी भाषा में बोले तो सेलेस्टियल बॉडी होगा मेट्रॉइड। मेट्रॉइड एक सेलेस्टियल बॉडी होगा, मतलब एक बहुत बड़ा पत्थर होगा, ठीक है, वो हमारे स्पेस में रहता है। अगर वो गलती से मेट्रॉइड अगर गलती से हमारे अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ गया, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ गया, तो उसको हम मेट्रॉइड कहेंगे। मेट्रॉइड बाहर है, ठीक है, और जैसे वो मेट्रॉइड हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाता है तो उसको मेट्रॉइड कहते हैं। अब देखो, अब हमारे अर्थ में क्या है, सॉरी एटमॉस्फेयर में क्या है, गैसेस है और पार्टिकल्स हैं। अब गैसेस और पार्टिकल के वजह से उसमें आग लग जाती है, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, मेटर्स, गैस और पार्टिकल्स, फ्रिक्शनल फोर्स लगने के कारण मेटर्स के अंदर आग लग जाती है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि आग से मतलब धुआं बन के हवा में उड़ जाता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि ये मेट्रॉइड्स होते हैं वो हमारे पृथ्वी से टकरा जाते हैं, तो उनको बोलते हैं मेट्रॉइड, RITE। देखो मैं इसको बताता हूँ याद करने का तरीका, मैटी, ROITE, तो ध्यान है अर्थ पे। ऐसे मेट्रॉइड्स जो अर्थ पर टकरा जाते हैं, अर्थ से टकरा जाते हैं, उसको बोलते हैं मेट्रॉइड, ठीक है। अब टकराने के बाद ये गड्ढा बना देते हैं, डिप्रेशन कर देते हैं, गड्ढा बना देते हैं, उसको बोलते हैं क्रैटर, CRATER, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, क्रैटर बन गया, डिप्रेशन बन गया, मतलब गड्ढा बन गया और गड्ढे में पानी बढ़ जाता है, तो उसको बोलते हैं क्रैटर लेक, क्रैटर लेक। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सा लेक है जो मेट्रॉइड से बना है, कौन सा लेक है जो मेट्रॉइड से बना है, ठीक है। यहाँ ये भी पूछा जाता है कौन सा क्रैटर लेक है, तो वो कौन सा लेक है, लूनार लेक। लूनार लेक कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, लूनार लेक महाराष्ट्र में, आप लोगों ने पढ़ा होगा। समझ में आ गया, मेट्रॉइड रॉकी सब्सटेंस है, अगर वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाता है तो उसको मेट्रॉइड्स कहते हैं। अगर मेट्रॉइड्स कम्प्लीटली बर्न नहीं होता, कम्प्लीटली जलता नहीं है और वो अर्थ के सरफेस से टकरा जाता है तो उसको मेट्रॉइड कहते हैं। ई से समझ आना, अर्थ, ठीक है। अगर वो जब टकराता है तो एक बड़ा सा गड्ढा बना देता है, फिर उसके में उस गड्ढे में पानी भर जाता है, ठीक है, पानी भरने के बाद वो लेक बन जाता है। तो ऐसा लेक हमारे इंडिया के अंदर है, कौन सा लेक है, लूनार लेक है महाराष्ट्र के अंदर। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ब्लैंक स्क्रीन खत्म, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। द ग्रुप ऑफ द स्मॉल पीस ऑफ द रॉक्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड द जुपिटर। अभी मैंने बताया था मार्स और जुपिटर के बीच में कौन सी बेल्ट होती है, एस्ट्रॉयड बेल्ट, एस्ट्रॉयड बेल्ट्स। देखो मेट्रॉयड मैंने बता दिया क्या होता है, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाता है उसको बोलते हैं मेट्रॉयड्स। मेट्रॉयड्स जो स्पेस में होता है, ठीक है। मेटेरॉइड क्या स्पेलिंग होगी, METEROITE, ई से याद रखना कि वो अर्थ में पहुंच चुका है, ठीक है। कॉमेट्स, कॉमेट भी हमारा एक सेलेस्टियल बॉडी होता है जिसमें आइस, गैसेस और रॉक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं, मेनली पाए जाते हैं ये ओल्ट क्लाउड में, कैपलर बेल्ट बताई थी मैंने, ठीक है। ओल्ट क्लाउड के अंदर मैक्सिमम कहाँ पाए जाते हैं कॉमेट्स,
ओल्ड क्राउड में। क्वेश्चन नंबर 10th कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एस्ट्रॉइड्स। ठीक है, एस्ट्रॉइड आर रॉकी डेब्रिस ऑफ द वेरिंग साइज ऑर्बिटिंग द सन। बिल्कुल सही है, सन के आसपास घूमता है। मोस्ट ऑफ द एस्ट्रॉइड्स आर स्मॉल बट सम हैव अ डायमीटर एज लार्ज एंड 1000 किलोमीटर। बिल्कुल सही है, काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, 1000 किलोमीटर से भी उनका साइज जो होता है बड़ा होता है। द ऑर्बिट ऑफ द एस्ट्रॉइड्स लाई बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न। नहीं, ऑर्बिट ऑफ सैटर्न लाई बिटवीन द जुपिटर एंड मार्स। अभी मैंने बताया था ये, तो मतलब थर्ड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट सेकंड सही है। तो फर्स्ट सेकंड मतलब थर्ड का सी हो गया, थर्ड का क्या हो गया, सी। क्वेश्चन नंबर 12th, द एस्ट्रॉइड आर द स्मॉल सेलेस्टियल बॉडी इन द सोलर सिस्टम विच आर फाउंड बिटवीन द प्लैनेट्स। बता चुका आपको, तो यूपी पीसीएस 2008 में आ चुका है। मतलब सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस मैं बताता नहीं हूँ कि किस किस एग्ज़ाम में आ चुका है, लेकिन हर एक हर एक जो क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स में। तो बताइए एस्ट्रॉइड कहाँ मिलते हैं, मार्स और जुपिटर में। क्वेश्चन नंबर 12th का बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रूव दैट द पाथ ऑफ ईच प्लैनेट अराउंड द सन इज इलिप्टिकल। आपने 12th क्लास पढ़ी होगी, 12th क्लास में अगर आपके पास पीसीएम होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, तो आपने 12th क्लास की फिजिक्स में पढ़ा होगा केपलर लॉस। ठीक है, क्या थे बिल्कुल नहीं बता रहे होंगे, फिर वो ज़्यादा उसमें चलाएगा ना, ज़्यादा फिजिक्स में चलाएंगे, जब फिजिक्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे जब पढ़ लेंगे। तो बताइए किसने कहा था, किस साइंटिस्ट ने प्रूव करके दिखाया था कि जो सभी प्लैनेट्स हैं वो सन का रिवॉल्व कर रहे हैं इन इलिप्टिकल पाथ, तो वो तुम्हारे केपलर। ठीक है, याद है केपलर। 13 का ए। नेक्स्ट चैप्टर भाई द अर्थ, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इक्वेटर, टॉपिक ऑफ कैंसर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे जाते हैं इन सब से टॉपिक से, सभी टॉपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इक्वेटर, टॉपिक ऑफ कैंसर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनकी मैं ट्रिक लेकर आऊँगा जिसको आपको पता चल जाएगा कि कौन से कंट्री से ये पास होते हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इक्वेटर, टॉपिक ऑफ कैंसर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किस किस कंट्री से पास होते हैं। ये सारे हम करेंगे ट्रिक के माध्यम से। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो। लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। जी धन्यवाद, फिर से नमस्ते, सत श्री अकाल और खुदा हाफिज़।